नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब और पढ़ाई कैसी चली आप लोगों की? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग शिखा, फैजान खान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। किरण मुंडा, राजेंद्र कुशवाहा, रोहन, महेंद्र, सुमित। गुड मॉर्निंग लवप्रीत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक हमारा नया कोर्स है मिडवल हिस्ट्री। यहाँ पर हम मिडवल हिस्ट्री को कंप्लीट ए टू जेड कवर करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को मेरे साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। एक शुरुआत की मैं बात बता दूं आपको कि हम यहाँ पर मिडवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसके आगे भी मेरे लिए आपके लिए मैं नए नए कोर्स लाता रहूंगा। मिडवल के बाद मॉडर्न का भी कोर्स आएगा, तो आप मेरे साथ जब कंटिन्यू रहेंगे तभी चीजों का एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के साथ चीजों को पूरी कंप्लीटली आपको क्लास के दौरान याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप में से बहुत से नए स्टूडेंट हैं, बहुत से ओल्ड भी होंगे, तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास में कंटिन्यू रहें, ठीक है। जब आप लगातार क्लास में कंटिन्यू रहते हैं तभी चीजों को समझ पाते हैं। अभिषेक, सविता, अनिरुद्ध शर्मा और जिस प्रकार से आप पहली क्लास में संख्या देखी जाती है, मैंने ये देखा है कि फर्स्ट क्लास के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या कम होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मेरे साथ रेगुलर रहना होगा, ठीक है। ये आपका मेडवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा, इसके बाद आपका मॉडर्न, फिर उसके बाद इंसेंट की तरफ चलेंगे। मतलब कि सर्कुलेट होता रहेगा सब्जेक्ट सारा का सारा। हाँ, पूछिए, जो भी आपके प्रश्न है मुझसे पूछ लीजिए शुरुआत में पहले ही, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मिडवल हिस्ट्री की, तो उस काल का दौरान उस काल की मैं बात करूंगा जब यहाँ पर आप देखेंगे सत्ता पाने के लिए संघर्ष होता था। यदि हम भारत के खूबसूरत मानचित्र को देखें, तो ये भारत का जब मानचित्र था, ठीक है, जिसको आप लोग मैप बोलते हैं, इंडियन मैप को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं एक वो दौर जब यहाँ पर महाजनपदों का काल हुआ, और उस महाजनपद के काल के बाद आपने यहाँ पाया कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। मगध अपने आप में सबसे ज्यादा ताकतवर तो साम्राज्य निकल के आया। सारे सब्जेक्ट के आपके बैच में चलेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मगध साम्राज्य तो है, ये महाजनपदों के काल में सबसे पावरफुल निकल के आया। अब इस मगध का पावरफुल होना समस्या नहीं थी। मगध ने क्या किया कि अपने आप को पावरफुल बना करके सभी को नीचे ले गया, मतलब कि सभी और साम्राज्यों को खत्म कर दिया, महाजनपदों को। जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ तो मगध में क्या आ गए? मगध में सबसे पहला वंश आया, आपको पता है, हर्यक वंश। ये इतिहास में इंसेंट हिस्ट्री में आता है बेटा, हर्यक। हर्यक के बाद मगध में रूल करने के लिए आए शिशुनाग वंश, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश के यहाँ पर रूल करने के बाद आए नंद वंश, जिसके शासक थे महापद्मनंद और घनानंद। और इनकी हत्या करके, घनानंद की हत्या करके यहाँ पर शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आपने कभी सुना हो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, और उसके द्वारा यहाँ पर नए वंश की नींव रखी जाती है, मौर्य। लेकिन मौर्यों के बाद यहाँ पर मौर्यों का अंत होगा भाई। एक राजतंत्र तभी तक रहता है जब उसके पास सारा धन, संसाधन और ताकतवर एक राजा होता है। लेकिन मौर्यों के अंत के बाद यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, गुप्त। लेकिन लेटर गुप्ता यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे राजतंत्रों का उदय होता है। मतलब ये जो गंगा नदी की घाटी है जहां पर ये सारे राजतंत्र थे, ठीक है, और गंगा और यमुना की जो दो आपकी जमीन है, यहाँ पर एक नए राजतंत्र का उदय होता है जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज। और कन्नौज में उस समय राजा कौन होता है? तो वर्धन वंश रूल कर रहा होता है कन्नौज में, कन्नौज। और कन्नौज के वर्धन वंश का जब अंत होता है, वर्धन, तो यहाँ पर आपको बता दें हर्षवर्धन की, जब हर्षवर्धन, यदि आप राजा हर्षवर्धन की बात करेंगे, मैं आराम से सभी टॉपिक को लिखूंगा, राजा हर्षवर्धन की बात करेंगे, जब वो नहीं रहता तो यहाँ पे जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर एक नए दौर के इतिहास की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्नौज के लिए लड़ाई, ठीक है। और कन्नौज की लड़ाई जो है वहीं से शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की, मतलब मिडवल हिस्ट्री की। तो यदि हम बात करें, ये जो गंगा और यमुना में जो कन्नौज है, ये सबसे पावरफुल राज्य हो गया। जैसे मगध था ना, अब कन्नौज हो गया है। अब कन्नौज को पाने के लिए जो लड़ाइयां होती हैं, वही लड़ाइयां हमारे इतिहास में पता है मिडवल हिस्ट्री की शुरुआत करती है, ठीक है, क्लियर। हाँ, कन्नौज में उस समय आयुध वंश का रूल था। मैं एक एक बात बताता हूं, क्लियर। चले, समझ में आ गया कि यहां से इतिहास यहां से निकला था, मगध से, लेकिन पहुंचा कहां पे? गंगा यमुना के दोआब पर। और आप इस क्षेत्र को ध्यान से देखें, ये देखो, ये गंगा नदी है, आप सबको पता है,
गंगा नदी का रूट मैप यही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी, यहाँ से देखो इधर एक नदी है जिसका नाम है यमुना, जो इलाहाबाद के पास में आकर के मिल जाती है। यहाँ पर आप जो वंश देखेंगे, आराम से रुको सर, नोट्स, यहाँ पर आप जो वंश देखेंगे ये गंगा यमुना का दोआब है। दोआब का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ से फर्टिलाइज लैंड, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, दोआब का क्षेत्र। यदि आपसे कई बार पूछा जाए ना कि दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का, इसको दोआब का एरिया बोलते हैं, दोआब रीजन बोलते हैं। और दोआब रीजन क्या था उस समय, सबसे ज्यादा फर्टिलाइज था, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी कौन सी मिलती थी, एलुवियल सॉइल मिलती थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोग आ जाओ। अच्छा देखो, जो लोग मुझे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, सब समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बने रहो। ए टू जेड आपको टॉपिक यहीं पर क्लास में याद होगा, लेकिन रुकना पड़ेगा आपको मेरे साथ, क्योंकि जब देखो कि कई बार आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास गए, दिखाया आपने, बीमारी दिखाया, आपने कोर्स पूरा नहीं किया, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे एक ही दवा खाई, एक दिन में नहीं सारा हो जाता। हम सारा टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, सिर्फ समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं अभी नोट करना, नोट्स करने का। अरे बेटा वो सब कुछ अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको। अरे आपने कभी समझ के भी तो पढ़ा होगा, आप पीडीएफ के लिए परेशान मत हो, आपको सब कुछ मिलेगा। चलो, तो ये जो दोआब की जमीन होती है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ ज्यादा होती है। मतलब ये दोआब की जमीन पे आप बीज गिरा दोगे तो फर्टिलाइज बहुत होती है, उपजाऊ बहुत होती है। मतलब दोआब की जमीन में सबसे ज्यादा फसलें आपने देखा होगा, गेहूं का बेल्ट यही है, यहाँ से यहाँ तक दोआब का रीजन जो है, या नीचे तक गंगा का रीजन है, गेहूं उत्पादन होता है, मतलब फर्टिलाइज ज्यादा होती है। महावीर, ठीक है, देखो महादेव का भक्त भी हमारा आ गया है। यहाँ दोआब में एक राजतंत्र उदय हुआ था, उसका नाम था कन्नौज। कन्नौज का नाम आपने सुना ही होगा। कन्नौज के इतिहास को उत्कर्ष कराने वाला जो उस समय ताकतवर राजा हुआ है, उसका नाम है हर्षवर्धन। लेकिन अब हर्षवर्धन तब तक राजा था, तब तक सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्धन वंश का बिल्कुल वो चल रहा था कन्नौज पे। कन्नौज यदि हम बात करें गंगा नदी किनारे वो पड़ता है। अब इस कन्नौज को पाने के लिए इधर के राजा, इधर से भी राजा चाह रहे थे ये कन्नौज हमें मिल जाए, क्योंकि उपजाऊ है और पैसा अच्छा होगा, ठीक है, दोआब की जमीन है। और यहाँ के राजा चाह रहे थे, वहीं पर यहाँ के भी राजा चाह रहे थे, सभी राजतंत्र ये चाह रहे थे कि अब हमें कन्नौज मिल जाए, सारे के सारे। तनु बताओ बेटा क्या है, बेटा अच्छा बताओ, पहले अपने अपने प्रश्न कर लो। सर लोग नोट्स मांग रहे हैं, वो अगर खुद नोट्स बना लेते तो अच्छा रहेगा। सही बात है, यदि आप अपने हाथ से नोट्स बना लेना तो ज्यादा मजा आएगा आपको। जैसे यहाँ पर आपने कन्नौज लिख लिया, तीनों तरफ से यहाँ से एक राजतंत्र ऐसे बना दो और एक राजतंत्र ऐसे बना दो कि यहाँ पर कन्नौज को पाना चाहते थे, जब सम्राट राजा हर्षवर्धन नहीं रहते हैं। 647 में जब राजा हर्षवर्धन नहीं रहते तो सभी लोग कन्नौज की तरफ पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्नौज सबसे ज्यादा उपजाऊ है। हाँ अर्पित सर, मैंने आपको कुछ भेजा है, अर्पित सिवरे, ओके। अब पढ़ने दीजिए, सभी लोग शांति से पढ़िए, आज पहली क्लास है। नेटफ्लिक्स प्राइम छोड़ना है, अच्छा, अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है, रेफरेंस कोड G10 के साथ। अरे वाह, थैंक यू अर्पित। चलो शांत रहो, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि हिस्ट्री मेरे सामने से गुजर रही है, मेरे साथ रुको ना थोड़ा। चलो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये कन्नौज को पाने के लिए, कन्नौज का मतलब दोआब की जमीन, ये समझ गए ना, ये दोआब है लिखा था मैंने। ये कन्नौज को पाने के लिए, जो कन्नौज का एरिया है, इसको पाने के लिए सभी में आपस में क्या हो रहा है, पंगे हो रहे हैं। उस समय के ताकतवर राजा आपस में लड़ेंगे, और यही ताकतवर राजाओं की जो लड़ाई है, ठीक है, इस भूमि को पाने के लिए, इस लैंड को पाने के लिए, ये जो लड़ाई है यही कहलाती है, ये यहीं से ट्राई पार्टी बैटल की शुरुआत होती है, यहीं से मेडवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। जबकि आप लोगों को लगता होगा कि सर आपने वो क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर सीधे सीधे मुस्लिम्स का, ठीक है, मैं मुस्लिम्स के पहले आपको बता दूं भारत कैसे खत्म हो रहा है। आप लोग सीधे समझना चाहते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी, वो अलग टॉपिक है, इसके आगे आएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मुस्लिम इन्वेंशंस क्यों नहीं बता रहे मध्यकालीन भारत में, लेकिन मैं मिडवल हिस्ट्री में सबसे पहले आपको बता रहा हूं कन्नौज। अब कन्नौज देखना किस तरीके से। तनु बेटा बताओ तो क्या पूछना है, आप बाय कर रही हो, आपको पता है यहाँ पर मैसेज मत करो, क्वेश्चन टाइम में मैसेज करो।
आपकी सारी बात मुझ तक पहुंचेगी। अच्छा, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? जैसे हम इसमें पहले, सबसे पहले मिडवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे 800 से लेकर के 1200 ईस्वी का, 12 मतलब 18 टू 20, ठीक है, आपका जो यहाँ पर है, ठीक है। नोट्स बेटा मिल जाएंगे, परेशान मत हो। नोट्स के लिए पढ़ाई करना छोड़ दो, नोट्स से कुछ नहीं होता, खुद के नोट्स बनाओ, और नहीं चाहिए तो तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। 800 से 1200 के बीच का इतिहास यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, मुस्लिम इन्वेंशंस जानेंगे, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, महमूद गजनबी का, गजनबी, महमूद गजनबी का इतिहास। साथ ही साथ हम यहाँ पर मोहम्मद गौरी का इतिहास ये जानेंगे। मोहम्मद गौरी और इनके आक्रमणों के बाद हम देखेंगे भारत में एक नए दिल्ली सल्तनत का उदय, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद हम यहां पर आएंगे मुगल पीरियड, मुगल। दिल्ली सल्तनत में सिर्फ ये हेडिंग ही नहीं कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मेरी बात सुन लो। दिल्ली सल्तनत में पूरा का पूरा हम यहाँ पर एक एक राजा को जानेंगे, कौन सा राजा हुआ, कौन सा वंश हुआ, यहाँ पे जो 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 वंश हुए हैं, जो डायनेस्टी हुए हैं, उनको भी क्लियर करेंगे। और दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर को भी जानेंगे कि यहाँ पर कौन से मोन्यूमेंट्स बने। उसी प्रकार मुगल में जानेंगे कि किस तरीके से बाबर का इन्वेंशन होता है, और यहाँ से लेकर के पूरा। साथ ही साथ हम इस टॉपिक में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और हम यहाँ से मुगलों के साथ साथ यहीं पर मुगल पूरा कल्चर जानेंगे, मुगल मोन्यूमेंट्स जानेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे। कौन कौन से मोन्यूमेंट्स बनाए थे, सारे राजाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इसी टॉपिक में हम मराठा पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, मुगलों के साथ मराठा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ नीचे से क्या आ रहे हैं, हमारे भारत में अंग्रेज आ रहे हैं, और यहीं से हमें शुरुआत हो जाएगी मॉडर्न इंडिया। समझ गए? हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले, ये शॉर्ट में मैंने बताया, काफी ज्यादा इसमें रहेगा। अब यहाँ पे जो 800 से लेकर के 1200 तक का इतिहास है, उस समय के इतिहास में कन्नौज सबसे पावरफुल राजतंत्र था, कन्नौज। भाई साहब पीडीएफ कहाँ मिलेगा बोलिए? पीडीएफ आपको आपके दोस्त आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगा। चलें, अब शांत रहोगे, अब ध्यान, टॉपिक सुन लोगे। ये टॉपिक के पूरा डिटेल्स में अंदर पढ़ेंगे एक टॉपिक में। अब जो ये 800-1200 का इतिहास, उस समय भारत में कन्नौज सबसे पावरफुल है। कन्नौज में लेकिन राजा हर्ष का निधन हो जाता है, तो यहाँ पर कन्नौज जो है भारत की जो सेंट्रल राजनीति है उसमें विखंडन आ जाता है, ठीक है। आपको बता दे यहाँ पर क्या हुआ था कि जब कन्नौज में राजा थे हर्ष, वो दान के लिए जाने जाते थे, और उस समय, ठीक है, जो लैंड है उसका दान दिया जाता था। मतलब कि दान करने का मतलब क्या होता है, लोगों को दान देना, ठीक है, डोनेशन देना। और यहाँ पर एक प्रथा थी भूमि दान, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपको लैंड क्या मिली, डोनेशन में मिल गई, ठीक है। और वो लैंड जब डोनेट हो गई, आपको राजा ने कर दी, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको ये जमीन मिल गई, आपको ये जमीन मिल गई। आप तो कुछ नहीं किया, आपने कहा कि हमारे राजा साहब बहुत अच्छे हैं सर, इंग्लिश में राइटिंग, हाँ हाँ। उस समय के दौर में, सिर्फ अभी सुन लो बेटा, लैंड डोनेशन का दौर चल रहा था। और जब ये कन्नौज के बाद यहाँ पर क्या हुई, लैंड देखी गई, सबको दी गई। तुम लोग फ्लो नहीं देने दे रहे हो। हाँ, मैं नोट्स न्यू स्लाइड में पढ़ाता हूँ, आपको नोट्स मिलेंगे। सर यू एंड योर टीचिंग क्वालिटी सुपर, लव यू। अरे संजय बेटा तो आराम से पढ़ो। अब वो कह रही हिंदी प्लीज, अरे मैं दोनों लिखूंगा भाई। कन्नौज, कन्नौज समझ गए? कन्नौज आखिरकार क्या है, सबसे बड़ा राजतंत्र है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखूंगा, परेशान मत हो। कन्नौज, ठीक है। कन्नौज कहां पर है, तो आपको पता है गंगा, ठीक है, गंगा नदी, और यहां पर यार है ना यमुना, ठीक है, यमुना के दो आप पर पड़ता है, ठीक है। दो आप रीजन, दो आप का मतलब यहाँ पर, ये रीजन का मतलब है, सुनना यहाँ पर सर टेलीग्राम ग्रुप में ऑफिसर्स में पीडीएफ के लिए, ठीक है,
हाँ, 3 डॉट पे जाकर क्लिक करें तो वहां पर मिल जाएगा दोआब का रीजन, दोआब का रीजन, ठीक है। इस जमीन को क्या बोलते हैं? दोआब का रीजन, ठीक है। और इस दोआब में के रीजन में जो कन्नौज था उस समय राजा थे हर्ष, मिडवल हिस्ट्री के समय पर। यहाँ का राजा कौन था? किंग कौन था? उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के निधन हो जाता है बेटा, डेथ हो जाती है, शांति से पढ़ना, ठीक है। हर्षवर्धन की डेथ के बाद यहाँ पर जो कन्नौज है इसको पाने के लिए, जो कन्नौज है इसको पाने के लिए लड़ाइयां होती हैं। इधर से कुछ जो इनको भूमि दान में मिली थी, सामंत थे, वो अटैक करते हैं, कुछ इधर से अटैक करते हैं, कुछ इधर से अटैक करते हैं कन्नौज को पाने के लिए, ठीक है। इधर से भी अटैक करते हैं। और इन तीनों को लड़ाइयां जो तीनों आपस में लड़ जाते हैं, और उन्हीं को याद रखना। यहां से कौन है? तो आपको याद रखना प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहार वंश यहां से अटैक करता है। यहां से कौन करते हैं? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, शांति सुनना। और यहां से आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल के रीजन से राष्ट्रकूट, यहां से महाराष्ट्र के रीजन में थे, महाराष्ट्र के रीजन में। और ये प्रतिहार कहां पे है? तो आपको पता है गुर्जर प्रतिहार इनको बोलते थे, राजस्थान में होते थे, ठीक है। ये अटैक करते कहां पर? कन्नौज की तरफ। और यहां से अटैक करते हैं कौन? तो यहां से पाल प्रतिहार, पालाज यहां से अटैक करते हैं, पालाज, ठीक है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया, तो यहां पर देखो मैं इस मैप में बताना चाह रहा था, ये राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट अटैक करते हैं यहां से, और यहां से प्रतिहार अटैक करते हैं, प्रतिहार। और यहां से अटैक करने वाले हैं पाल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट चारों तरफ से अटैक करते हैं, ठीक है, इस कन्नौज को पाने के लिए। यहां से पाल वंश और यहां से प्रतिहार वंश, हिंदी में भाई साहब लिख दे रहा हूं, परेशान मत हो। और यहां से राष्ट्रकूट, भाई साहब आपको इतनी हिंदी नहीं आती है, अटैक करते हैं। सभी को कन्नौज चाहिए था, क्योंकि कन्नौज क्या था? सबसे ज्यादा उपजाऊ था। शांति से सुनना, अब यहाँ पर कन्नौज सबसे ज्यादा क्या था? उपजाऊ था। इन राजवंशों ने जब इसमें अटैक करने की शुरुआत की, और इसी हम लोग कन्नौज के लिए जो बैटल है, यदि पूछा जाता है आपसे, ट्राई पार्टी बैटल, ट्राई पार्टी बैटल किसके लिए हुई? तो ट्राई पार्टी बैटल यही है, कन्नौज को पाने के लिए हुई, कन्नौज के लिए हुई। अब यदि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन, कि ट्राई पार्टी बैटल क्या थी? तो कन्नौज को पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष था। समझ गए ना बात को? मैं पूरा मैप समझाने के बाद यहां पर लिख दिया हूं। त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ? तो इन्हीं तीनों के द्वारा लड़ा गया। और ये लड़ाई पता है काफी समय तक चली, मतलब लगभग 400 सालों तक चली त्रिपक्षीय संघर्ष। क्यों? ताकि कन्नौज पे अधिकार हमारा हो जाए, क्योंकि कन्नौज सबसे ज्यादा उपजाऊ था। 400 सालों तक ये लड़ाई चलती है, 800 से लेकर के 1200 तक। तो मतलब कि एक आदमी नहीं लड़ता, पहले एक आदमी लड़ता है, फिर दूसरा लड़ता है, फिर उसका बेटा लड़ता है, सभी लड़ते रहते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए था? कन्नौज चाहिए था, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो ट्राई पार्टी बैटल है उसकी शुरुआत जो होती है, एग्जैक्ट डेटा है उसका, तो 783 से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता है? 850 तक। मतलब पूरा का पूरा जो ट्राई पार्टी बैटल है ये 100 साल तक चलता है, मेडवल हिस्ट्री में 100 वर्ष, 100 ईयर लड़ाई होती है ये, ठीक है, ट्राई पार्टी बैटल। समझ गए यहाँ पर? हाँ, 850 तक चलता है। डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ट्राई पार्टी बैटल कब से स्टार्ट हुई थी? 783 से स्टार्ट हुई थी और 850 तक हुई थी, क्लियर। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसको जैसे अब मान लो तीनों तरफ से, एक तरफ से आप मजबूत है, एक तरफ से वो मजबूत है, बीच में बॉल रखी है, उठाएगा कौन? ये दोआब की जमीन पे सब कोई कंट्रोल करना चाहता था, मतलब इस लैंड पे देखो सब कोई कंट्रोल करना चाहता था, इस लैंड पर। यहां से प्रतिहार अटैक करने वाले थे, यहां से राष्ट्रकूट अटैक करने वाले थे, यहां से पाल अटैक करने वाले थे। तो ये तीनों आपस में लड़ते हैं, कब से कब तक? तो मैंने कहा 783 से लेकर के, ठीक है, 783 से लेकर के 850 तक, लगभग 100 सालों तक लड़ाई। बेटा इतिहास में लगभग भी चीजें होती हैं, लगभग 100 साल तक एक अनुमान के आधार पर मैंने बताया कि लगभग 100 सालों तक ये लड़ाई चलती है। इस लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है? ये मतलब पूरा मध्यकालीन भारत का ये 400 इरा है बेटा, इसको हटा ही देते हैं तुम, ठीक है। तो यहां पर लगभग 100 साल होती है। भाई साहब देखो, ये पढ़ लो, भैया बता रहे हैं कि जैसे ही आप इस क्लास को पढ़ लेते हैं तो यहीं पर जो ये नोट्स है ना, आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाते हैं।
हाँ वो सब बताता हूँ प्रेम, वही तो बता रहा था। एक्चुअली में इतना ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा, शांति से पढ़ो। देखो ये जो यहाँ पर है, पाल बेटा बंगाल के रीजन में थे, देखो इधर बंगाल से अटैक कर रहे हैं। सबको कन्नौज चाहिए था, क्यों कन्नौज चाहिए था? बोल रहे थे हमें सबको, ये जैसे पाल है, देखो यहां से अपना रथ निकाल के पाल दौड़े, बोले कि अरे हर्ष नहीं रहा, तो बोले हम भी जाते हैं। यहां से प्रतिहार पहुंचे, सबको कन्नौज चाहिए था। यहां से राजवंश था यहाँ पर प्रतिहार, ठीक है। यहां से था आपको पता है राष्ट्रकूट, ठीक है, और यहां पे था पाल। इन सबको ये लगा कि अरे यार सम्राट हर्ष नहीं रहा, अब हम क्यों ना कन्नौज को कब्जा कर ले। तो ये आगे बढ़ते कन्नौज को पाने के लिए, ठीक है, ये भी आगे बढ़ते कन्नौज को पाने के लिए। तो ये कम से कम 100 साल आपस में लड़ते रहते हैं। प्यारे बच्चों शांत हो जाओ, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो यार, मैं यही तो कह रहा हूं, सब कुछ याद हो जाएगा। अब ये जो ट्राई पार्टी बैटल है, यदि आपसे पूछ लिया जाए ट्राई पार्टी बैटल, शांति से मुझे अपने अंदाज से पढ़ाने दो। ट्राई पार्टी बैटल, त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है, किसके लिए हुआ? तो आपको पता चल गया कन्नौज को पाने के लिए हुआ। कन्नौज को सब लोग कैप्चर करना चाहते थे क्योंकि कन्नौज सबसे ज्यादा उपजाऊ था। पहले लड़ाइयां इंडस्ट्री के लिए नहीं होती थी, पहले लड़ाइयां जमीन के लिए होती थी कि अच्छी जमीन मिल जाए तो हमारा राजतंत्र अच्छा चलेगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर ये लड़ाई हुई, भावुक मत हो, एक एक करके मैं बता रहा हूं ये किनके बीच हुई। तो यहाँ पर आपको याद रखना कन्नौज को पाने के लिए पाल, ठीक है, पाल जो कि वेस्ट बंगाल में थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में लड़ते हैं। वो कहता है ये कन्नौज मेरा होगा, वो कहता है मेरा होगा, वो कहता है मेरा होगा। तो यहाँ पर कन्नौज को पाने के लिए पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट लड़ते हैं। इसी लड़ाई को हम लोग नाम देते हैं ट्राई पार्टी बैटल, ठीक है, जो लगभग 100 साल लड़ी जाती है। अब ध्यान देना यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप। उस समय कन्नौज में कौन था? जो राजा तो होगा ना, जब कन्नौज इतना उपजाऊ था। हाँ, यहां पर आपको बता दें राजा हर्षवर्धन के बाद इसके कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं यशोवर्मन, और यशोवर्मन के बाद यहां पर नया वंश राज कर रहा होता है आयुध वंश के लोग यहां पर रूल कर रहे होते हैं। कन्नौज में उस समय राजा कौन थे? आयुध वंश के रूलर थे। और ये क्या करते हैं? यहां पर प्रतिहार सबसे पहले अटैक करते हैं। तो अब आप लोग एक एक क्रम से बात जानो यहां पर, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। मैं एक एक चीजें आपको क्लियर करके पढ़ा देता हूं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चलो, ये जो पाल है ना, सबसे पहले पाल जानो कहां पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से, पाल, इनको आप लोग पाल आज भी लिखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पाल, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, एसएससी का प्री क्वेश्चन आता है पाल वंश के बारे में। सबसे प्यारा एसएससी का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, सबसे प्यारा। ये देखो क्वेश्चन जो आएंगे कि पाल वंश कहां पे रूल कर रहा था, तो आप बोलना बंगाल में, बंगाल में। और इस एरिया को क्या बोला जाता था? पहले बंगाल को उस समय मिडवल हिस्ट्री में तो गोंड एरिया बोला जाता था, ठीक है, गोंड रीजन बोला जाता था, याद रखना यहाँ पर गोंड, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। पाल रूलर कहां के थे? बंगाल के थे। ये कब की बात है? 750 ईस्वी की, एडी की, 750 एडी में यहां पर ये लोग रूल करते थे, ईस्वी, ठीक है, 750 एडी में। यदि हम आपसे पूछें पाल वंश का फाउंडर कौन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक मिनट, पाल वंश का फाउंडर कौन है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। जैसे कोई ना कोई वंश बनाएगा तो उसका कोई ना कोई तो फाउंडर होगा। फाउंडर का मतलब बेटा हिंदी में संस्थापक कौन है? तो आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, गोपाल है, गोपाल है। पहले पालों को जान लेते हैं, फिर तीनों को आपस में लड़ाई में बड़ा मजा आएगा, जैसे आप लोग लड़ाई कराने में बड़े माहिर हैं, हाँ, ठीक है। यहां पर गोपाल, ठीक है, गोपाल के बाद गोपाल का बेटा होता है, उसका नाम है धर्मपाल, धर्मपाल। और धर्मपाल वो राजा है जिसके बारे में कहा जाता है जिसने क्या किया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए पाल वंश का फाउंडर कौन है, तो आपसे बोलना है इसका आंसर गोपाल, ठीक है, गोपाल, ठीक है। इसने क्या किया? गोपाल ने जब राजा हुआ तो आपको याद रखना इसके द्वारा दो काम किए गए हैं। ये बुद्धिस्ट था, बुद्ध धर्म को फॉलो करता था,
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके द्वारा क्या किया गया है, इसने नहीं विक्रमशिला नहीं बेटा, ओदंतपुर महाविहार बनवाया है भागलपुर में, महाविहार बनवाया था इसने, ओदंतपुर महाविहार बनवाया था। बस 2 पॉइंट इसके जुड़े हुए आते हैं। विहार क्या होते थे, बौद्ध धर्म के लिए रुकने का स्थान, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिविंग प्लेस को इसने ओदंतपुर विहार बनवाया है। ओदंतपुर विहार इसने डेवलप करवाया था। विहार का मतलब स्टेइंग रूम जो होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के, वो बनवाया था। ठीक है, ओदंतपुर बिहार शरीफ में, जो बिहार शरीफ आज आप देखते हैं ना, पहले बंगाल के पार्ट में था, बिहार शरीफ जो बिहार में पड़ता है वहां पे बनवाया था, बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में, हाँ बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट है बेटा। अरे यार यहाँ पे लिख तो रहा हूं, ओदंतपुर बिहार जो बिहार शरीफ में पड़ता है ये इसने बनवाया था, बिहार शरीफ। अरे बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा जिला में पड़ता है वो। ओके, बिहार शरीफ बदल गया होगा, बिहार शरीफ में। अब इस गोपाल के द्वारा 2 ही काम किए गए, तो ये याद रखना। उसके बाद इसका बेटा हुआ है धर्मपाल। अच्छा, आपका घर है बिहार शरीफ में, तो बिहार शरीफ लिख लेना। तनु बेटा, आपका प्रश्न क्या है? बार बार बताइए बताइए कर रही हैं आप, प्रश्न नहीं पूछ रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आप जानबूझ के जो पूछना है आप वो नहीं पूछ रही है, बस बताइए बताइए आप कर रही हैं, क्योंकि मैं आपके बराबर कमेंट ध्यान दे रहा हूं। लास्ट 5 कमेंट आप सर बताइए, पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहती हैं हमसे, पूछिए आप। मेरा घर पाल वंश के पास में है। हर्षवर्धन कहां से था? कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन, लेकिन इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसके पास कोई उत्तराधिकारी अच्छा नहीं होता। तो तनु आप नए हैं तो बेटा कंटिन्यू करिए शांति से। सर हम उड़िया मीडियम से हैं, तो यार मैं उड़िया में यहाँ पे नहीं लिख सकता, मैं 2 भाषाएं लिख सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। अब बताओ उसकी इतनी बड़ी समस्या, वो उड़िया मीडियम से है। अब बताओ हम कहाँ से उड़िया सीखे? नहीं तनु नहीं, तनु को समझ नहीं आ रहा है बेटा। मैं ये बता रहा हूँ कि इस यदि मैप को देखें, यहाँ पर कन्नौज राजा थे, कन्नौज था, ये 2 आपका रीजन। इसको पाने के लिए 3 राजतंत्र लड़ रहे हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो मैं सबसे पहले आपको पालों के बारे में बता रहा हूँ। पाल कहाँ के रहने वाले थे? पाल जो रहने वाले थे बेटा बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, और इसका पालों का फाउंडर कौन है? गोपाल है। 2 बातें समझ गए। पालों का फाउंडर जो है, यदि पाल फाउंडर्स आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? गोपाल। दूसरा, यहाँ पे पालों का एक राजा होता है, उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल में ऐसा क्या है, कितना जोर दे रहे हो? धर्मपाल से सिंपल से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। किस पाल राजा ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने पता है कन्नौज को जीत लिया था और कैपिटल इसने कन्नौज बनाई है। कन्नौज इसने कैपिटल बनाई है। यदि आपसे कहा जाए किस पाल राजा ने कन्नौज को जीता हुआ था, तो ये धर्मपाल ही था। सबसे प्यारा क्वेश्चन यही बनता है कि किसने कन्नौज को अपनी राजधानी, किस पाल किंग ने बनाई थी? तो ये वो पाल राजा है जिसने अपनी राजधानी में क्या किया था? मिला लिया था। पाल किंग धर्मपाल ने कन्नौज को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया था। और इसके द्वारा महत्वपूर्ण काम आप देखना, आपका एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रम, ठीक है, विक्रमशिला। विक्रमशिला यदि आपसे पूछा जाए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया था। भाई आज इतना लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? बहुत ही अपने आप को शांत करिए आप पहले। जब तक आप शांत नहीं करेंगे समझ में नहीं आएंगी चीजें। हाँ बेटा, वही विक्रमशिला। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल शांत है, नए वाले इतना जोश में क्यों हो? एक लंबी सांस लें, सुबह की शुरुआत है, खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं आपको 100% चीजें क्लास के दौरान याद करा दूंगा। सर आप महान है, गुस्सा नहीं आता आपको? अरे गुस्सा क्यों आएगा, इनकी समस्या है, समझ नहीं आ रहा। देखो तनु बेटा, समझ में इसलिए नहीं आ रहा, आप यहाँ पे ध्यान दो। एक मिडवल हिस्ट्री का इतिहास चल रहा है। यहाँ एक कन्नौज था, कन्नौज में राजा था हर्ष, जो आपने सुना होगा, राजा हर्ष जो दान करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अब उनकी हत्या हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ का जो एक मजबूत राजा नहीं होता, जब मजबूत राजा नहीं होता, जैसे मान लो हमारे घर के गार्जियन ना रहे तो मोहल्ले वाले लोग क्या करते हैं, पड़ोसी सारे अटैक करते हैं कि अरे हम कन्नौज पालें, क्योंकि कन्नौज सब पाना चाहते हैं।
और उसी में यहाँ से पाल राजा अटैक करते हैं। उन पाल राजाओं के बारे में बता रहा हूँ जो वेस्ट बंगाल में राजा थे। पाल, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है ना, ये देखो बंगाल है, तो यहाँ से पाल राजा अटैक करते हैं। पाल राजाओं में फाउंडर जो है, इसका मतलब पाल वंश का फाउंडर, उसका नाम है गोपाल, और उसका बेटा है, उसका नाम है, मैंने बताया, धर्मपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। एंड हिज सन धर्मपाल कैप्चर कन्नौज, मतलब कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ आता है कि धर्मपाल ने क्या किया था, मुझे ऐसा लगता है, रुको तुम, मिडवल हिस्ट्री में एक वंश समझ में आया, पाल समझ में आए, पहला पाल समझ में आया। बंगाल मिडवल हिस्ट्री के समय पाल रूलर कहां पे थे, तो आपने कहा गौड़ क्षेत्र में थे, ये भी पता चल गया कि नहीं पता चला? अब ये तो पता चल गया ना कि ये पालाज जो थे कहां पर रूल कर रहे थे, तो आपको पता चल गया कि ये बंगाल में रूल कर रहे थे, बंगाल के रीजन में, बस इतना पता चल गया। ठीक है, पाल वंश कहां पे था, बंगाल में था। फाउंडर कौन है पाल वंश का, तो आपको पता चल गया गोपाल। ठीक है, गोपाल के बाद दूसरा राजा कौन हुआ है, तो धर्मपाल। अब यहाँ पे इस तरीके से समझ लो यार, धर्मपाल, धर्मपाल, गोपाल के बाद इस वंश का दूसरा राजा हुआ है। जैसे मान लो मेरे बाद कोई होगा तो कोई ना कोई तो राजा होगा ना। ठीक है, मेरा पुत्र, उसी प्रकार से गोपाल के बाद धर्मपाल हुआ। ठीक है, तो धर्मपाल, यहां पर बात सुनना, यहां पर धर्मपाल ने कन्नौज पाने के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, कन्नौज को ये पाने के लिए लड़ाई लड़ता है और कन्नौज को ये जीत जाता है। तनु बेटा आप शांत रहो, पहली क्लास है, आप शांत रहना। मैं वादा करता हूं कि यदि आपको सारा कंटेंट न याद हो, बस शुरुआत की मेरी 2 क्लास रुके रहना। जिंदगी में पता है मुझे 2 क्लास ही पचा पाना कठिन है, 2 क्लास बस रुके रहो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूं, शांति से पढ़ो, बहुत ही मजा आएगा, हर टॉपिक क्लियर करेंगे। थोड़ा शांत हो जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर पाल वंश का सेकेंड राजा कौन होता है, धर्मपाल। इसके द्वारा क्या किया जाता है, कन्नौज को राजधानी बनाया जाता है। कन्नौज को एक कैपिटल बनाता है, कैपिटल का मतलब अपनी राजधानी बनाता है, मतलब जीत लेता है। राजधानी तो तभी बनाएगा ना, तब जीतेगा। दूसरी बात, इसके द्वारा, इसी के द्वारा वो राजा है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, विक्रमशिला जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उसका निर्माण किसने कराया था, इसी ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन कराता है, यही करवाता है, विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यही बनवाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है, बिहार में। यदि आपको पता होगा तो आज भी आप लोग विक्रमशिला के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, किसने बनवाया था, देखिए हमेशा आता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। उसी प्रकार यहाँ पर भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है, नोट कर लेना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पड़ता है, तो भागलपुर में पड़ता है। आप कहेंगे तो बिहार में पड़ता है, पहले बिहार बेटा वेस्ट बंगाल में ही आता था, वो वाला एरिया भागलपुर में पड़ता है। क्लियर, भागलपुर में पड़ता है। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। जब इसने कन्नौज जीता तो सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है, इसने टाइटल लिया। जब ये कन्नौज जीतता है, कन्नौज को कैप्चर करता है, तो एक टाइटल लेता है। यार सब ऐसे मत बोलो, धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ स्वाति, बिल्कुल। तनु बेटा मैं कह रहा हूं कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना तनु? अरे बाइकआउट क्या होता है तनु बेटा, आपको सारा समझ में आएगा। ये मेरा दायित्व है ना कि हर स्टूडेंट को समझ में आए, वो मैं करूंगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि लोग रुके तभी समझ में आएगा। प्लीज आप लोग बता दें इनको कि आप सब लोग, कोई, अरे भाई साहब अपने शब्द मत बदलिए, वो आपके क्लासमेट होगी और सबसे इंटेलिजेंट लड़की वही निकलेगी। आखिरी तक रुकने दीजिए ना उसको, अब वो नहीं बोलेगी। कहां तनु, है कि चली गई? है ना बेटा, थम्स तो उठा दो, कुछ तो कर दो। चली गई तो इतना शोर करके वो चली गई। आज से बताओ, आज से आप लोगों ने उसके लिए आपके कहने पर वो चली गई, तो उसका जीवन में इतना तो आपने नुकसान कर दिया कि वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहेगी। अब आज वो भागेगी तो कल भी भागेगी। सर फेक बंदा था वो, रुकना चाहिए था उसको, मैंने कितना प्यार से बोला था। फेक बंदा नहीं था, कोई स्टूडेंट ही है, लड़की है। चलो
चलिए, अब कन्नौज जब इसने जीता बेटा, तो कन्नौज कहां पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कन्नौज उत्तर में पड़ता है यहां पर। तो पाल राजा किसने जीता? धर्मपाल ने जीता। तो उसने टाइटल लिया बेटा। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि किस पाल राजा ने उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था, बिल्कुल अनुरुद्ध, यू आर राइट। ठीक है, उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था, उत्तरापद स्वामी। ये टाइटल किस पाल राजा ने लिया है? क्वेश्चन आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरापद स्वामी का टाइटल किसने लिया है? तो आपको याद रखना, धर्मपाल ने लिया है। ठीक है, क्लियर, धर्मपाल ने लिया है। ठीक है, वो अर्पित ने सॉरी बोल दिया। ठीक है, अब शांत करते हैं, उस टॉपिक को खत्म करते हैं। तनु दोबारा आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, रुके थोड़ा देर। उत्तरापद स्वामी, यदि आपसे पूछा जाए किस पाल राजा ने, जो पाल वंश हम पढ़ रहे हैं, पाल वंश में किस पाल राजा ने उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था? तो यही लिया था, उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था। क्लियर साहब? क्लियर, ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, जो धर्मपाल है उसने जब कन्नौज पाया तो किससे लड़कर जीता था? तो कन्नौज जो पाने के लिए लड़ाई इसने लड़ी थी, तो उस समय के राजा कन्नौज को पाने के लिए जब यहां पर ये लड़ाई लड़ता है, उस समय पे यहां पर क्या था? कन्नौज को पाने के लिए वत्सराज यहां पर राजा था। वत्सराज के सामने कौन था? धर्मपाल था। और धर्मपाल ने ये जीत ली थी, ये लड़ाई जीत ली थी। ठीक है, वत्सराज को भी हराया था और चक्रयुद्ध को भी हराया था। और यहाँ पे इसने ये जीत लिया था, चक्रयुद्ध। अभी ये नाम सुनोगे, अभी परेशान मत होना। चक्रयुद्ध नाम के राजा को भी हरा दिया था। ठीक है, चक्रयुद्ध को हरा दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको याद रखना, ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पाल राजा हो गया, फिर दूसरा पाल राजा हो गया, तीसरा पाल राजा कौन हुआ है? तो आपको बता दें, धर्मपाल के बाद देवपाल हुआ है। धर्मपाल के बाद पाल किंग कौन हुआ है? तो आपको याद रखना है यहां पर बेटा, देखो आपको मैंने, देखो ये पाल वंश यहां पर लिखा, बार बार लिख देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया बड़ा, मैं तो। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, यहां पे देखो पालाज, पाल में जो राजा होंगे उनको हम पढ़ रहे हैं। पहले गोपाल, फिर धर्मपाल, इसके बाद राजा होता है पाल वंश में धर्मपाल, और तीसरा यहाँ पे तीसरा राजा इसका होगा, उसके बारे में जान रहे हैं, और उसका नाम है देवपाल। देवपाल, हमने पाल के बारे में, सबसे पहले राजा गोपाल के बारे में जाना, तो ये फाउंडर है इस वंश का। इसने क्या किया है? तो ओदंतीपुर बिहार बनवाया है। फिर उसके बाद धर्मपाल हुआ है, जो कि कन्नौज को अपने कब्जे में किया था। सबसे ताकतवर राजा यही हुआ है। यदि पाल वंश का सबसे स्ट्रांग राजा कौन हुआ है? धर्मपाल हुआ है, जिसने कन्नौज को जीता और उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया। ठीक है, और इसी के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। बस इतना तो क्लियर हुआ। क्लियर। तीसरा, अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे हम अगले राजा की तरफ चलते हैं, और उसका नाम क्या है? देवपाल। देवपाल पाल वंश का राजा था, मतलब पालाज किंग था। इसके बाद आता है सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल के बाद आता है। इसके हाथों से, देवपाल के हाथों से, जो कन्नौज इन्होंने जीत करके मिलाया था अपने साम्राज्य में, वो खत्म हो जाता है। कन्नौज, जैसे इनके पिताजी ने कन्नौज जीत करके दे दिया था इनको, लेकिन ये संभाल नहीं पाते। कन्नौज ये क्या होता है? इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा भाग करके अपनी राजधानी क्या बनाई जाती है? तो इनके द्वारा अपनी कैपिटल क्या बनाई जाती है? तो ये पता है, कन्नौज को राजधानी नहीं बना पाता, ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस पाल राजा ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपको याद रखना है, मुंगेर आपका कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, बिहार में पड़ता है। ठीक है, मुंगेर जो है, मुंगेर को राजधानी बनाया था इस पाल राजा ने, देवपाल ने। यदि आपसे पूछा जाए मुंगेर को राजधानी किसने बनाया कन्नौज की जगह, तो यहां पर मुंगेर ने बनाया था। इसके समय कन्नौज इनके हाथ से निकल जाता है। तो ये एक बात याद रखना है, 3 महान तब राजा हुए। ठीक है साहब, 3 महान राजा हुए हैं। ठीक है, दूसरा, यदि आपसे पूछा जाए कि पाल वंश का, ठीक है, लास्ट किंग कौन था, पूरे वंश का लास्ट किंग कौन था? तो यहां पर और भी राजा होते हैं, उसमें सबसे लास्ट किंग है मदनपाल।
ठीक है, मदन पाल होता है, मदन पाल होता है। तो बात क्लियर हो गई, मदन पाल होता है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, रामपाल पहले, इसके पहले रामपाल था बेटा, फिर मदन पाल था, लेकिन रामपाल अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, रामपाल के पास मदन पाल हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है, पाल वंश का फाउंडर कौन है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ओदंतीपुर बिहार किसने बनवाया था। तीसरा क्वेश्चन आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया। कन्नौज को किस पाल राजा ने राजधानी बनाया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। उत्तरापद स्वामी का टाइटल किसने लिया। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। क्लियर, ए टू जेड क्लियर हुआ। पाल वंश का फाउंडर गोपाल, पाल वंश के ओदंतीपुर बिहार, धर्मपाल ने कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया, और उत्तरापद स्वामी का टाइटल कौन लेता है, धर्मपाल लेता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया, इसने बनवाया। ठीक है, अब यहां पर देवपाल पे क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, मुंगेर को किस पाल राजा ने अपनी राजधानी बनाया था, जो बाद में मुंगेर ही राजधानी रहती है, तो आपको याद है देवपाल ने बनवाया। क्लियर, तो ये सारे आपके टॉपिक हो गए। यदि आपसे पूछा जाएगा पाल वंश का आखिरी राजा कौन हुआ, मदन पाल हुआ। उसी प्रकार आप लोग आ जाए अब अगले वंश की तरफ, प्रतिहार। जिस तरीके से आपने पालों को जाना, उसी प्रकार से प्रतिहार, प्रतिहार वंश को जान लेते हैं। प्रतिहार, प्रतिहार सबसे पहली, सबसे सिंपल सी बात, प्रतिहार जो थे ये वंश कहां पे था, तो आपको याद रखना वेस्टर्न इंडिया में, इंडिया के वेस्टर्न भाग में। जैसे वो ईस्टर्न इंडिया में था, ये वेस्टर्न इंडिया में थे। यदि हम बात करें प्रतिहार रूलर कहां पे रूल कर रहे थे, तो आप बोलोगे राजस्थान के एरिया में, राजस्थान के एरिया में। ठीक है, प्रतिहार वंश मिडवल हिस्ट्री में कहां पे था। हाँ पूछो, एक जो कंफ्यूजन है सर इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे से। अरे इकोनॉमिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा धीरज बाबू, बढ़िया सा, परेशान मत हो, बहुत जल्दी कोर्स आने वाला, इसी महीने आ जाएगा इकोनॉमी का बढ़िया सा कोर्स। पाल अपने पता है गौड़, वेस्ट बंगाल में गौड़ को राजधानी बनाए हुए थे, गोपाला, गौड़। ठीक है, गौड़ जो था वो इसकी राजधानी था, गौड़। बाद में कन्नौज राजधानी कर देते। चलो, प्रतिहार, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इस वंश का फाउंडर कौन है। प्रतिहार वंश का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, फाउंडर कौन है। भाई एक वंश है, प्रतिहार डायनेस्टी आ रही है, और इसका फाउंडर कौन है, प्रतिहार वंश का फाउंडर कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो आप क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र। सबसे पहली बात बेटा, नहीं नांग भट्ट नहीं, हरिश्चंद्र। तुम नांग भट्ट जो कह रहे हो, वो नांग भट्ट पहला राजा हुआ है, प्रतापी राजा हुआ है, लेकिन फाउंडर हरिश्चंद्र कहा जाता है, कई कई बुकों में उसको दिया रहता है हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए प्रतिहार फाउंडर कौन है, हरिश्चंद्र है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी हर्षचरित्र से मिलती है, बाणभट्ट के। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम है नांग भट्ट। नांग भट्ट, जो भैया नहीं बता रहे, नांग भट्ट फर्स्ट इसका उत्तराधिकारी होता है, नांग भट्ट फर्स्ट। फिर नांग भट्ट सेकेंड होता है। ठीक है, नांग भट्ट सेकेंड। स्टेप बाय स्टेप जान लो, नांग भट्ट सेकेंड। और ये नांग भट्ट सेकेंड वो शख्स है जिसने क्या किया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब ये भी कन्नौज जीतता है तो नांग भट्ट सेकेंड जीतता है। किसको, कन्नौज कैपिटल। इसके द्वारा क्या किया गया, कन्नौज कैपिटल बनाई गई। पहली क्लास में शांत रहना, एक एक चीज समझ में आएगी, ऐसे शुरुआत में ऐसे लगता है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए प्रतिहार वंश का फाउंडर कौन है, जो राजस्थान में रूल कर रहे थे प्रतिहार राजा, उस वंश का फाउंडर हरिश्चंद्र है। ठीक है, उसका अगला राजा होता है नांग भट्ट फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, नांग भट्ट फर्स्ट होता है। फिर उस वंश का एक प्रतापी राजा होता है, कन्नौज को राजधानी तो बनाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाता है। और नांग भट्ट के बाद इस वंश का अगला राजा होता है, जिसका नाम है मिहिर भोज। और इससे क्वेश्चन आते हैं, मिहिर भोज, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज से क्वेश्चन क्या आते हैं, सबसे सिंपल सी बात, मिहिर भोज के ने कन्नौज को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है, और ये रियल फाउंडर कहलाता है पाल वंश का। सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है कि प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा रियल फाउंडर कौन था, मिहिर भोज था, मिहिर भोज था।
सर इसका टाइम पीरियड क्या है? तो बेटा टाइम पीरियड लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कंटेंट। टाइम पीरियड मैं लिख दूंगा, जैसे 730 के आसपास यहाँ पर नाग भट्ट आता है, गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और ये जो मिहिर भोज है ये 836 में आता है, 836 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1885। ये देखो ये इसका समय। रियल फाउंडर मतलब बेटा ये होता है, मेरी बात सुनना, वही मैं बता रहा था। रियल फाउंडर वो होता है, टाइम डेट नहीं आती ना इस टॉपिक से, जहां से डेटे आएंगी वहां पर मेंशन करूंगा बेटा। अरे यार आप लोग क्यों अपनी जिद पे अड़े हैं? जहां से डेट आएंगी, अब मान लो दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो वहां डेट जरूरी है, अब बैटल ऑफ तराइन बताऊंगा तो वहां डेट जरूरी है, यहां पे डेट नहीं आती। जहां पर डेट की आवश्यकता है मैं खुद बताऊंगा। ये बस याद रखो 800 से लेकर के 1200 तक का इतिहास। हाँ बस मैं सारा बताऊंगा। यूपीएससी में भी डेट कभी नहीं आती इस एरिया से, चाहे आप यूपीएससी या किसी भी पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं। चलो, रियल फाउंडर का मतलब होता है जैसे मान लो परिवार का वो सदस्य जो कि शक्ति को चारों तरफ बढ़ा दे, इतनी इज्जत मिले। जैसे मान लो आप लोग हैं और आप लोग पता है एक फैमिली में पैदा हुए, आप में इतनी बढ़िया जॉब मिल जाए कि आप पता है आप ही के नाम पर पूरी फैमिली जानी जाए। मतलब जो आपका पूरा फैमिली है वो कहा जाए कि अरे नहीं वो मुकेश भैया की फैमिली से हैं, वो डी, ठीक है। जैसे लोग नहीं बोलते कि अरे वो डीएम साहब की फैमिली से हैं, ठीक है, या अरे वो आईपीएस अरे कप्तान उनके फैमिली पे है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू बढ़ा दे तो वो अपने आप में एक उसका क्या होता है, रियल फाउंडर हो जाता है। ज्योति बेटा आपको समझ आएगा, थोड़ा देर आप रुकें, आज की क्लास आप कंटिन्यू करें, समझ आएगा। भाई बहुत लोगों के बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं कमेंट में इतना ध्यान दूंगा तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा। सब कुछ कराऊंगा, बेसिक से ही करा रहा हूं, ठीक है। तो मिहिर भोज, यदि आपसे कहा जाए प्रतिहार वंश का रियल फाउंडर कौन हुआ है तो आपको ये पता चल गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, मिहिर भोज हुआ है। तीसरी बात यहां पर याद रखना, यदि रियल फाउंडर की बात करें, इसके बाद एक राजा होता है जिसका नाम है, ठीक है, महेंद्रपाल। अब ये इसी वंश का प्रतिहार राजा होता है, यदि आपसे कहा जाए इसके बाद तो महेंद्रपाल। महेंद्रपाल महेंद्रपाल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महेंद्रपाल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो महेंद्रपाल के दरबार में एक राज कवि रहा करते थे, महेंद्रपाल, ठीक है। उसके दरबार में कौन रहा करते थे? राज कवि राजशेखर रहा करते थे। देखो ये लोग कैसे आंसर दे रहे हैं, राजशेखर रहा करते थे। राजशेखर उस समय के एक फेमस पोइट हैं, ये एक पोइट हैं, कविताकार हैं, और राजशेखर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी इनकी लिखी गई एक बुक है, और ये इसी के दरबार में रहा करते थे। जैसे उस समय यदि आपसे पूछा जाता है कई बार कि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कपूर मंजरी नामक यहां पर इन्होंने बुक लिखी थी, कपूर मंजरी। यदि आपसे कहा जाए कपूर मंजरी नामक पुस्तक किसने लिखी है तो राजशेखर ने लिखी थी। और किसके दरबार के कवि थे? तो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे, महेंद्रपाल के। क्लियर, ठीक है। हाँ हाँ, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा, बिल्कुल सही। यहां पर काव्य मीमांसा दोनों ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं राजशेखर के। ये अक्सर पूछे जाते हैं, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? इन्होंने ही लिखे थे, ठीक है साहब। अगला इंपॉर्टेंट यहां पर, तो ये हमने जाना प्रतिहारों के बारे में जो राजस्थान में रूल कर रहे थे। अब हम अगले राजवंश की तरफ चलते हैं जिसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, जो कन्नौज को पाने के लिए की तरफ चलते हैं जिसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, जो कन्नौज को पाने के लिए तीनों लड़ रहे थे उसमें राष्ट्रकूट। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सर आप बताते नहीं है। शुभम बाबू यार आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप एक्चुअली में बार बार चीजें पूछेंगे, मैं किसका किसका ध्यान दूं, आप नाराज हो जाते हैं थोड़े में। बिल्कुल दिल से पढ़िए, आपको बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ाऊंगा यार। अब कैसे बोलूं आपको, सीना फाड़ के दिखा दूं। कुछ लोग दूसरा डायरेक्शन चाहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी, कुछ लोग कुछ बोलते हैं सर आपको विद्या का समय बिना काम की कमेंट ना करो, सबको विद्या की कसम है। ये देखो पहले हमने जाना यहाँ पर पूरा कन्नौज की, कन्नौज कैसा था, इस पे लड़ाई हो रही है।
फिर मैंने आपको बताया कन्नौज में ट्राई पार्टी बैटल होती है। ट्राई पार्टी मतलब 3 पार्टियां, कौन कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो सबसे पहले मैंने पालों के बारे में बताया, कहां से थे? बंगाल से थे। इनका फाउंडर गोपाल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फिर मैंने इसका आखिरी किंग बता दिया। फिर मैंने इसी प्रकार प्रतिहार राजाओं के बारे में बताया, ठीक है। प्रतिहार का फाउंडर हरिश्चंद्र, और प्रतिहार के राजा होते हैं रियल फाउंडर वो मेहर भोज। फिर आपको मैंने बताया यहाँ पर। अब मैं राष्ट्रकूट किंग्स के बारे में बता रहा हूं। राष्ट्रकूट, यदि आप सिंपल सा क्वेश्चन आता है राष्ट्रकूट के बारे में, राष्ट्रकूट कहां पे राजवंश रूल कर रहा था? तो आप याद रखना महाराष्ट्र के रीजन में राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे, महाराष्ट्र के रीजन में, महाराष्ट्र के रीजन में, ठीक है। ये राष्ट्रकूट जो थे ये शिव के उपासक थे, शैव कहलाते थे, शैव कहलाते हैं। शैव मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे। हाँ, शिव रीजन को ये फॉलो करते थे। शिव धर्म, जो शैव धर्म को मतलब शिव के रिलीजन को ये फॉलो करते थे। इनका यदि आपसे पूछा जाए फाउंडर कौन हुआ है, ये एमएस का मतलब नहीं कुछ लोग समझ पाए तो यार मैं क्या बताऊं, पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो कहीं से तुम लोग मुझे धीरे धीरे समझ जाओगे। फाउंडर कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि इनका फाउंडर क्या था। तो याद रखना दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, अक्सर आता है। दंती दुर्ग राजा है बेटा, ये कुछ और नहीं है, दुर्ग नहीं है, इसका नाम है दंती दुर्ग। यदि आपसे कहा जाए सर किस टाइम पढ़ाओगे, मेरी कॉलेज की क्लास होने वाली है। अरे भाई साहब 1 आवर तो पढ़ाने दो, आज पहली क्लास है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जान लेते हैं। कल इनके बाद इनकी जो ट्राई पार्टी बैटल है वो जान लेंगे, और उसके बाद तुरंत मैं आपको मिडल हिस्ट्री में ले चलूंगा। क्योंकि कन्नौज के बाद जब कन्नौज को ये लोग लड़ाई करेंगे आपस में, तो यहाँ पर इसी समय मौका पा करके धीरे धीरे आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे इन्हीं के समय पर। और सबसे पहले महमूद गजनबी का आक्रमण होगा। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, परेशान मत हो। ये भी बताऊंगा दिल्ली में उस समय राजपूत राजा फिर धीरे से आ जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा, फिर आक्रमण बताऊंगा, एक एक करके। अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तनु आ गई, चलो वेलकम वेलकम तनु, ठीक है। हाँ सब कुछ बताऊंगा। अरब आक्रमणकारी उस समय बताऊंगा, पहले आपस में लड़ रहे हैं, आपस में यहाँ पर दंती दुर्ग, ठीक है। दंती दुर्ग ने एक महत्वपूर्ण कार्य कराया है जिससे क्वेश्चन अक्सर आता है। राजा जो दंती दुर्ग था, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हिरण्यगर्भ नाम का, ठीक है, एक आयोजन किसने कराया था? अक्सर क्वेश्चन आता है, सुनना यहां पर। हिरण्यगर्भ, अब आप लोग पूछेंगे सर हिरण्यगर्भ क्या होता है? हिरण्यगर्भ एक शब्द है जिसका मतलब होता है महादान। महादान, जैसे एक यज्ञ कराओ और सबको खूब दान दो, हिरण्यगर्भ, ठीक है। हिरण्यगर्भ नाम का जो रिचुअल्स है ये किसने कराया था? हिरण्यगर्भ नाम का रिचुअल किसने कराया था? तो दंती दुर्ग ने करवाया था। कहां पर? उज्जैन में। मैं सब कुछ बताऊंगा, रुक जाओ ना तुम लोग, स्टेप बाय स्टेप में लिखता हूं। उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में। हाँ इंग्लिश में। हिरण्यगर्भ नाम का जो रिचुअल करवाया था किसने? दंती दुर्ग ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट फाउंडर हुआ कहां पर? उज्जैन पे। ये महादान हुआ था। इस वंश का इसके बाद एक राजा होता है, ठीक है। दंती दुर्ग के बाद अगला राजा होता है, ये दंती दुर्ग है। इसके बाद अगला राजा होता है और उसका नाम है कृष्ण फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कृष्ण फर्स्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न क्यों आता है आपको बता दें। जो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर है, अजंता और एलोरा के जो मंदिर है, सर चैट ऑफ कर दीजिए। चलो बेटा आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके कमेंट देखूंगा। बहुत से लोग तो चले गए इस बात से नाराज होकर के कि आप लोग इतनी बात क्यों कर रहे हैं। ये महादान करता है, जैसे एक्चुअली में अंकुश बाबू, महादान करने का मतलब है अपने आप को ताकतवर दिखाना कि मेरे पास देखो कितना पैसा है। दान तो तभी दोगे ना जब आपके पास पैसा होगा। तो हिरण्यगर्भ नाम का महादान का प्रयोजन यही करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर आता है कृष्ण फर्स्ट, ठीक है। कृष्ण फर्स्ट, बहुत से लोग चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये कंट्रोल में नहीं है क्लास। दूसरी बात यहां पर देखो, दो तरीके कंफ्यूजन है। लोगों को पहली ही क्लास में लगने लगता है यार हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। आप शांत तो रहो, 2 क्लास तो रहो, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। और ये जो राष्ट्रकूट राजा है ये कृष्ण फर्स्ट होता है, और इसके द्वारा क्या किया जाते हैं प्रसिद्ध, जो यदि आपसे प्रश्न आए किस राजा ने
यदि सबसे सिंपल सा क्वेश्चन तो यही आपने सीजीएल में आता है, एलोरा के मंदिर किसने बनवाए थे? तो याद रखना एलोरा के टेंपल इन्हों के द्वारा बनवाए गए, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए थे? तो यहां पर राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। ये प्यारा प्रश्न आता है, एलोरा के मंदिर किसने बनाए? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए। तीसरी बात यदि आपसे कहा जाए कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है भगवान शिव को लेकर के है। एक एलोरा में अजंता और एलोरा की गुफाएं नहीं है महाराष्ट्र में, और वहां पे भगवान शिव को लेकर के एक कैलाश टेम्पल है, और उसने इन्होंने ही बनवाया था, कृष्ण भट्ट ने बनवाया था। फिर इस वंश का प्रतापी राजा होता है इनके बाद, जैसे एक राजा ये हुआ, एक राजा ये हो गया, ठीक है। और यहां पर अगला राजा होता है, उसका नाम है ध्रुव, ध्रुव, और इसका नाम बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, ध्रुव, ठीक है। ध्रुव जो है आपको बता दें, ध्रुव और राजा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर सुनना। हाँ, वन स्टोन टेम्पल है एलोरा का मंदिर। ध्रुव और राजा है जिसने पता है कन्नौज को पाने के लिए किससे लड़ाई लड़ी थी? धर्मपाल से लड़ गया था। बोला धर्मपाल अब मैं तुम्हें मारूंगा। धर्मपाल कौन था? तो आपको पता है धर्मपाल उस समय कन्नौज पे अधिकार किए था, ठीक है। धर्मपाल पे इसने अटैक कर दिया था, और आपको बता दें धर्मपाल पे अटैक करके, ठीक है, वहां पे प्रतिहार राजा वत्सराज की हत्या भी इसने कर दी थी, ठीक है। धर्मपाल से इसकी लड़ाई होती है ध्रुव की, मतलब निश्चित तौर पे ध्रुव और राजा है जिसने कन्नौज को पाने के लिए धर्मपाल से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है साहब। फिर इसके बाद इनका उत्तराधिकारी होता है गोविंद, ठीक है, गोविंद थर्ड। इनके बाद उत्तराधिकारी होता है गोविंद। गोविंद, गोविंद के समय पर क्या हुआ? गोविंद थर्ड ने, ठीक है, अटैक किया, धर्मपाल ने इससे दोस्ती कर ली, ठीक है, धर्मपाल से दोस्ती कर ली, पाल राजा से, ठीक है। और आपको बता दें यहां पर उस समय जो था गोविंद थर्ड के समय कंट्रोल किसके पास होता है? नाग भट्ट के पास आ जाता है वहां का, ठीक है। इसी के दरबार में एक अमोघ वर्ष नाम का कवि रहा करता था, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष नाम का कवि रहा करता था, और उसके द्वारा कविराज मार्ग नामक एक बुक लिखी गई है। अमोघ वर्ष इसी के दरबार में रहा करता था, कविराज मार्ग, कविराज मार्ग नामक इसने बुक लिखी है, ठीक है। कुल मिला के हमने अभी जो भारत का इतिहास जाना, कोडिंग लैंग्वेज बता दूंगा बेटा, सब कुछ बता दूंगा। अभी हमने जो भारत का इतिहास जाना, तो यहां पर हमने जाना पाल, पालाज, सामने कौन है? प्रतिहार, और इसके सामने कौन है? राष्ट्रकूट। ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट। इनकी लड़ाई क्या है? सबको क्या चाहिए? सबको कन्नौज चाहिए, सबको कन्नौज चाहिए, और ये आपस में लड़ते लड़ते कुछ नहीं कर पाते और एक दूसरे को शहीद हो जाते हैं। कन्नौज चाहिए, कन्नौज, सबको कन्नौज चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कन्नौज में ये लोग लड़ रहे हैं, उसी समय क्या होता है, मेडिवल हिस्ट्री में एक नए काल की शुरुआत होती है जिसका काल है राजपूतों का काल, यहीं पर, ठीक है। एक नए राजवंश की शुरुआत होती है, उसका नाम है राजपूत वंश। अभी बस शॉर्ट में जान लो, राजपूत, ठीक है, राजपूत, ठीक है। राजस्थान के रीजन में राजपूत, राजपूत क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। ये प्रतिहार की मेन शाखा से निकले, जैसे प्रतिहार था राजस्थान में, प्रतिहार वंश के राजा कमजोर पड़ गए, तो प्रतिहारों के बाद यहां पर क्या हुआ? राजपूत राजाओं का उदय हुआ, ठीक है, दी राजपूताना, जिसको राजपूत का काल बोलते हैं। अब आप लोगों को इतिहास समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां से आप लोगों के इंटरेस्ट का इतिहास आ गया। हाँ बेटा, एसएससी में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो लास्ट ईयर क्या आया था क्वेश्चन, पाल वंश का फाउंडर पूछा गया है। आपको नहीं पढ़ाता, छोड़ देता तो पाप लगता। ये क्वेश्चन आया आपका लास्ट ईयर सीजीएल में, ठीक है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि इसमें प्रतिहार राजाओं में किसका फाउंडर कौन है? प्रतिहार का, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। अब मिहिर भोज के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर राष्ट्रकूटों में क्वेश्चन क्या आया है भाई साहब, ये लास्ट ईयर सीजीएल का पेपर देखना, इसमें हिरण्यगर्भ नामक क्रिया किसने करवाई थी, ये भी क्वेश्चन आया है। सर आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे बेटा किस बात का आंसर बेटा, आपके सबके बड़े ईगोइस्ट हैं आप लोग। एक तो कम उम्र के हैं, सबकी उम्र पता है 25 के अंदर है, जिसका भी कमेंट नहीं देखता उसको लगता है अच्छा मेरा आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। भाई साहब आप उम्र के साथ ईगो हटा दे,
ठीक है, मैं आप सबकी हर बात को सुनूंगा, आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। बहुत आप में गुस्सा होता है तुरंत, अच्छा मेरा कमेंट नहीं देखोगे। बेटा कविराज मार्ग गोविंद के समय पर ये अमोघ वर्ष नामक पोइट रहता था। ये एक बुक है कविराज मार्ग, जिसने ये बुक लिखी है कविराज मार्ग। तो आप लोगों में गुस्सा बहुत है यार। आपको पता है एक टीचर, उस टाइप के टीचर मिलते हैं जो कमेंट नहीं देखते तो आप खुश रहते हैं। भाई मैं खूब दिल से पढ़ाऊंगा, शांत हो जाओ, तुम लोगों को सब समझ में आएगा। पहली क्लास है, वो थोड़ा सा आपको उलझन लग रही होगी। हाँ 21 से 25 वाली है जब तुम लोग समझोगे मुझे। हर आपने आदमी को कमेंट, अपना कमेंट ईगो पे ले लोगे, अच्छा हमारा नहीं देखा, कैसे नहीं देखेगा, मैं 4 बार करूंगा। प्लीज भैया मैं आप सबकी सुनूंगा। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। प्रतिहारों के बाद राजपूत वंश का उदय होता है। प्रतिहार के बाद राजपूत जो है, प्रतिहार जो थे कन्नौज में राजतंत्र संभालते हैं, लेकिन वहीं से परे वो होकर के क्या होता है, यहाँ पर राजपूतों का उदय होता है। राजपूतों में यदि आप शाखाएं देखेंगे तो आपको पता होगा चौहान, चौहान जैसे पृथ्वीराज चौहान। ये पता है चौहान रूलर कहाँ पे थे, तो अजमेर में थे, और अजमेर से कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। अजमेर के रूलर थे, यदि आपसे कहा जाए चौहान मूल निवासी कहाँ के थे, तो अजमेर के थे, वो दिल्ली में रूल करते हैं। उसी प्रकार आपको पता है सोलंकी, ये भी राजपूत होते हैं। सोलंकी रूलर कहाँ पे थे, तो ये पता है सोलंकी रूलर जो थे काठियावाड़ रीजन पे रूल कर रहे थे, काठियावाड़। उसी समय देखना यहाँ पर अभी महमूद गजनबी का आक्रमण होगा। सोलंकी, काठियावाड़ रीजन। काठियावाड़ रीजन कहाँ पड़ता है, जहां पे आपके बापू थे, काठियावाड़ रीजन गुजरात में पड़ता है। ठीक है, एक राजवंश और था राजपूतों का, उसका नाम था परमार। परमार राजपूत होते हैं बेटा, परमार क्षत्रिय। ये पता परमार क्षत्रिय कहाँ थे, मालवा के रीजन में थे, मालवा के रीजन में थे। ठीक है, मालवा के रीजन में थे, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर सबसे ऊपर यदि आपको मैं लिख दूं, प्रतिहार वंश जो था वो कन्नौज में रूल कर रहा था, वो भी क्षत्रिय थे प्रतिहार। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता है कन्नौज और राजस्थान में रहते थे पहले, फिर इसके बाद कन्नौज में आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रतिहारों का अंत हो जाता है, तो यहाँ पर नए राजवंश का उदय होगा, जिसका नाम है चौहानों का उदय, चौहानों का। ठीक है, तो चौहानों में जो पृथ्वीराज चौहान के समय, ठीक है, चौहानों का उदय होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर आपको पता है और भी राजवंश थे क्षत्रिय, उनका नाम है चंदेल। चंदेल कहाँ के, कोई लोग चंदेल होंगे तो गुस्सा हो रहे होंगे। ठीक है, चंदेल कहाँ के, तो आपको पता बुंदेलखंड के रीजन में रूल कर रहे थे, बुंदेलखंड। हाँ बिल्कुल सही, खजुराहो वगैरह के जो मंदिर बनाऊंगा ना, तो यही बुंदेलखंड के रीजन में रूल कर रहे थे, खजुराहो वगैरह में। मालवा के रीजन में बेटा परमार, परमार क्षत्रिय पाए जाते हैं मालवा के रीजन में। चंदेल यहाँ पे पाए जाते हैं, सोलंकी काठियावाड़ रीजन में पाए जाते हैं। चौहान आपको अजमेर के थे मूलतः, लेकिन वो दिल्ली में रूल करते थे। प्रतिहार कन्नौज में रूल करते थे, जबकि वो राजस्थान से थे। ये क्षत्रिय वंश हैं जो यहाँ पर रूल करते थे। यदि हम बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लो चंदेल वंश के बारे में। चंदेल, चंदेलों का इतिहास जान लो, कई बार पूछ दिया जाता है। चंदेल वंश कहां पे रूल कर रहे थे, तो आपको याद रखना बुंदेलखंड के रीजन में। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है देखना, यहाँ पर बुंदेलखंड के रीजन में। ठीक है, चंदेल वंश का जो फाउंडर है उसे किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। देखो लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा गया है, चंदेल वंश का फाउंडर कौन है, ये सीजीएल में आया क्वेश्चन है। नन्नुक, बस यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, नन्नुक, ज्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में, शॉर्ट में बताऊंगा। नन्नुक बुंदेलखंड के रीजन में, जो बुंदेलखंड का रीजन है वहां पे चंदेल वंश था, और उसका फाउंडर कौन है, नन्नुक। हाँ बस बस खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं, क्लास एंड हो रही है, खुद ही एंड हो रही है 2 मिनट में। नन्नुक इसका वो था। यहां पर एक बात ये आती है, इसका एक बेटा होता है, नाती होता है, उसका नाम है जेजा। और यदि आपसे कहा जाए बुंदेलखंड की राजधानी क्या थी, तो आपसे यही क्वेश्चन एक आता है, चंदेल राजाओं की कैपिटल क्या थी, तो आपसे याद रखना यहां पर, आज के बाद भूलना नहीं, इसने अपने बेटे के नाम पर जेजाक भुक्त रखी थी। देखो आज जो लोग आए हैं मैं उन सबसे यही कहूंगा, कल कंटिन्यू आए, क्योंकि कल से इतिहास आपको बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि सिर्फ आपने इतिहास जहां से पढ़ा है वहीं से समझ में आना आपको
ये तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से महमूद गजनबी का अटैक कराऊंगा कल की क्लास में, तो आपको पूरा इतिहास क्लियर देखने लगेगा कि अरे ये महमूद गजनबी है जो आकर के लूट रहा है। फिर आपको वहां पर दिल्ली सल्तनत की तरफ ले चलूंगा, मोहम्मद गौरी के बारे में बताऊंगा, गौरी अलग है, वो सारी घटनाएं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग